मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक मॉडल पेपर। इसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली थी और आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर है 3rd और इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले के 38 क्वेश्चन जो थे वो आपको जीके के करा दिए गए थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका मैथ का। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26 है। यदि एक संख्या 1320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है आपका कि संख्याओं ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या एक संख्या आपको 130 है, दूसरी x मान लें, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा कितना है 1820 और मासा कितना है 26। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें x का मान फाइंड करना है। अब देखो आप लोग काटिएगा इसको। 13 दशमलव 130, 13 दूनी 26, 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान कितना जाएगा 182 में 2 से गुणा कर दीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1 2 1 2 3, 364 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे दूसरी संख्या आ जाएगी 364। अगला सवाल देखिएगा कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तदनुसार से संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो 20 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 20 संख्याओं का जो औसत है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 15। योग निकाल लीजिएगा। 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्या गुणे औसत। योग निकालते हैं क्या लिखते हैं, संख्या गुणे औसत। 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 15 है, तो योग हो जाएगा 300। मतलब 20 संख्याएं उनका योग है 300। फिर आगे कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 5 गुणे औसत कितना है 12 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा संख्याओं का योग। अब आप लोग हमें ये बताइएगा कि टोटल संख्या कितनी है 20। 20 संख्याओं का जो योग है वो है 300। 5 संख्याओं का योग जो है वो कितना है 60। तो जब यह बताइए आप लोग कि कितनी संख्याएं बची हैं आपकी। देखो 20 टोटल संख्या है, जिनमें से 5 का आपको योग पता है 60 है, 20 का योग 300 है, तो आपके पास संख्याएं बची हैं 15 और जिनका योग हो जाएगा आपका 300 से आप 60 घटा लेंगे 240। मतलब कि 15 संख्याओं का जो है योग 240 है, तो इनका औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, ये तो होता है योग बटे में संख्या। योग आपको दिया गया है 240, संख्या दी गई है आपको 15, 15 से काट दीजिएगा। 15 1 15, 8 बचा 0 15 और 15 10 25 9 बचा, 15 छक्का 90 16। तो आपका योग कितना जाएगा यहाँ पर, तो आपका ये योग आ जाएगा 16। क्लियर, वो सॉरी औसत आ जाएगा 16, क्योंकि योग से आप संख्या में जब भाग करेंगे योग में तो आपका यहाँ से औसत निकल के आ जाएगा, क्योंकि औसत मतलब होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर। अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो आपके सामने अगला लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ परसेंट क्या होगा। अगर हम मान लें, देखिएगा कि अंकित मूल्य जो है उसका, अगर हम मान लें कि मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो उसका है वो 100 रुपये है। कितना मान लिया हमने, अंकित मूल्य है 100 रुपये, हमने ये मान लिया। या 1 ना मान के मान लें अंकित मूल्य उसका जो है वो 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। अब देखिएगा, एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है, तो उसे बेचता कितने पे है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उसे बेचता है 20% की छूट पर। 100 रुपये का 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो जब 100 पे 20 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 80 रुपये की बेच देगा। क्लियर। जब वह 80 रुपये की बेचता है तो 60% का लाभ कमाता है। उसे लाभ कितना होता है, 80 रुपये की जब बेचता है तो उसे 60% का लाभ होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा वैल्यू होती है 100%, कोई भी चीज़ होती है क्रय मूल्य 100% होगा तो उस पर लाभ होता है। देखिए लाभ हमेशा होगा क्रय मूल्य पर। अगर उसका सीपी जो है अगर उसका सीपी कितना है 100% है, अगर उसका सीपी 100% है तो उस पर लाभ होगा 60% का, तो लाभ सहित हो जाएगा 160%।
ठीक। अब ये वैल्यू जो आपको जो से बेचा है उसने, ये वैल्यू किसकी है, 160% की है, तो 80 रुपये है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालिएगा, हो जाएगा 80/160 गुणा में कर देंगे 100। क्लियर। अब देखो आप लोग, जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 16 पंचे 80 और 5 धावन 50। इसका मतलब है कि 100% की वैल्यू 50। 100% क्या था आपका, सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब उसने वस्तु खरीदी थी कितने रुपए की, 50 रुपये की। सीपी आपका आया है इस हिसाब से 50 रुपये, 50 रुपये। इसका मतलब यह है कि उसने 50 रुपये की चीज़ खरीदी थी और उस पर 100 रुपये अंकित मूल्य किया था, और अंकित मतलब नोट कर दिया 100 रुपये, और 100 रुपये पर उसने छूट दे दी थी 20% की, तो 80 रुपये की चीज़ बेच दी। मतलब 50 रुपये की चीज़ थी, 80 पे बेच दी, तो उसे 60% का लाभ होगा। क्योंकि देखिएगा 50 से 80 पे बेचेगा तो कितना फ़ायदा होगा, 30 का फ़ायदा होगा। किस पर, 50 पर गुणा करेंगे 100 का, तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 30 दूनी 60, मतलब 60% का लाभ होता है। बिल्कुल सही है। अब आगे कहता है, यहाँ पर आगे पढ़ो उसको, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि यदि वह मेज को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ परसेंट क्या होगा। यदि मेज को 40% की छूट पर बेचता, अब देखो अंकित मूल्य कितना, 100 रुपये है, और थी कितने चीज़ की, 50 रुपये की। अब समझो इसको, मतलब उसका अगर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और उसको 40% की छूट दी जाती है, तो बेचता कितने में है, तो 40% की छूट दे दो, तो 100 पर 40 की छूट दे दो, मतलब तो बेचेगा 60% पर। तो मतलब क्या है कि बेचता है 60 रुपये की चीज़, 60 रुपये की बेच देता है, तो पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब आप बताइएगा, अभी हमने सीपी निकाला था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपये था। मतलब 50 रुपये की कोई चीज़ है, 60 रुपये में बेच दो, कितना लाभ हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। किस पर, 50 पर, और गुणा कर लेंगे 100 का हम। ठीक है, क्लियर। अब देखो 50 दूनी 100 होता है और 2 दशामलव 20 होता है, तो आपका 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से ए का भाग कितना होगा। आपसे ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, ए प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, मतलब हमने 100 रुपये मान लिया, 100 लगाया। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, 6 महीने के बाद बी ने 2x लगाया। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, सी ने 3x लगाया। ठीक है, इसने कितने दिन के लिए लगाया, इसने लगाया पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए। बी ने लगाए हैं 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के लिए। और सी ने लगाए हैं 8 महीने बाद, मतलब 4 महीने के लिए सी ने लगाए। ठीक है, तो इसका चलिए पहले रेशो निकाल लेते हैं कि किस रेशो में पैसे लगाए हैं इन्होंने, इसका रेशो निकाल लीजिएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 12x अनुपात 12x, 6 दूनी 12 अनुपात चाहते हैं 12x, मतलब यहाँ पर आ गया है आपका एक, कट जाएगा तो 1:1:1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसने 1:1:1 के अनुपात में ही इन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो पूछा गया 1 का कुल भाग कितना होगा। अब देखिए ए बी सी मतलब तीनों में जोड़ लीजिएगा, तो 1 2 3, तो मतलब 3 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 45,000। तो 3 से इसको काटेगा, 3 से काटेगा, 3 एकम 3 बच 15,000। तो यहाँ से आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपये का हिस्सा हुआ जाके ए का लिए। ठीक है, बी को भी 15,000 मिला, सी को भी लाभ में 15,000 मिला। अब अगला देखिएगा, एक बैंक ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर निवेश की गई। पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन 1,200 और 1,587 रुपये मिला। ब्याज की दर पूछी गई। जैसे ए उसने कुछ रुपए दिए, मान लीजिएगा कुछ रुपए दे दिए। अब इस पर पहले वर्ष में तो साधारण ब्याज मिलता है, क्योंकि पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं। क्लियर बात हुई। क्योंकि देखो ये मान लीजिए, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सी थ्योरी समझ लीजिएगा। अगर 100 रुपये हैं, अगर हम आपसे कहें कि चलिएगा इस पर जो है आप चक्रवृद्धि या इस पर साधारण ब्याज दीजिएगा 10% का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर हो जाएगा 10 रुपये। और आपसे कहें चक्रवृद्धि ब्याज दीजिएगा 1 साल 10% 1 साल का, तो कितना हो जाएगा, तो वो भी आपका 10 रुपये हो जाएगा। तो 1 साल का तो दोनों सेम रहता है। अगर हम आपसे कहते हैं कि चलिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दीजिएगा या 2 साल का साधारण ब्याज दीजिएगा, तो साधारण ब्याज तो 1 साल का अगर 10 रुपये है तो अगले साल का भी 10 रुपये हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज आपका टोटल हो जाएगा 2 साल का 20 रुपये। लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, पहले साल का कितना हो जाएगा 10 रुपये, ठीक।
दूसरे साल का कितना हो जाएगा 10 रुपये, और प्लस पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 10% का, 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1 रुपये, तो मतलब हो जाएगा आपका 21 रुपये। तो इतना अंतर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात को यहाँ पे ये समझिएगा कि देखिएगा, कह रहा है यहाँ पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रण, पहले और तीसरे वर्ष के बाद, मतलब पहले वर्ष के बाद ब्याज सहित दिया उसने 1200 रुपये, और तीसरे वर्ष के बाद उसने दिया है 1587 रुपये। सबसे पहला काम है इसका, आप लोग निकालेंगे डिफरेंस, इसका अंतर, बड़े से छोटा घटा दीजिएगा तो 7 8 3 387 रुपये आ गया है। ये किसके लिए आ गया, ये सिर्फ आ गया 2 वर्ष का, क्योंकि देखिए पहले वर्ष का तो ब्याज मिल गया था, दूसरा तीसरा बाद इसको पैसे दिए गए, तो मतलब 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है इसमें। ठीक है, तो 387 रुपये ब्याज मिला है। क्लियर हुई बात। ये 387 रुपये जो ब्याज मिला है, ये किस पे मिला है, 1200 पे मिला है। गुणा करेंगे 100 का, तो ये 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 12 3 36, 2 बचा, 27 हो गया, 12 2 24, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 12 2 24, 6 12 25 60, मतलब 32 पॉइंट, यहाँ पे 32.25 रुपये % जो आ गई है वो ब्याज मिला है। ये इसका इतना % है। अब देखिए 2 साल के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, 2 साल के लिए, 2 साल की जो दर आ गई है वो आ गई है 32.25। अब आप लोग देखिएगा, हिसाब लगाइएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी दर हो सकती है जिसको अगर हम लोग सेट करें 2 साल के लिए तो 32.25 आ जाए। चेक करो ब्याज में क्या होता है, जैसे 10% दर थी तो 10% के लिए क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100 करेंगे। इस प्रकार से करते हैं जब हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है आपका 20, एक इधर आ जाएगा 1 21, तो आ जाएगी इधर आ जाएगी आपकी 2 साल की 21%। तो यहीं पर हमें 2 साल की दर निकालनी है, क्योंकि 1 साल का तो जुड़ चुका है इसमें, उससे कोई लेना नहीं है, हमें तो 2 साल की निकालेंगे दर। ये आ गई है 32.25%। अगर इसको हम थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लें, इसका हम थोड़ा सा सही तरीके से, तो 32 को अगर हम लोग तोड़ें यहाँ पर, तो कैसा तो तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 + 15 और +15 × 15/100, ऐसा कर लें। तो 15 15 कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, प्लस 15 15 ये कितना हो जाएगा आपका 30, और प्लस का 15 15 हम 225 से 100 में भाग करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, तो 30 और 2 32.25, तो वही आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है कि दर कितनी है, दर इसकी है 15%। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपसे कह रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:7:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है, कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो स्पष्टली बात हमें यह समझना है यहाँ पर यह है कि जो व्यय जो है इसका अनुपात दिया गया हमें। देखिए व्यय दिया गया आपको 17, वो सॉरी यहाँ पे 12 दिया गया, पहला है हमारा 12, तो 12 फिर 17 फिर 3, इसके अनुपात में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना व्यय होता है ये जोड़ लो पहले, 17 3 20 3 32, 32 होता है व्यय, 32 टोटल व्यय होता है। अब लगाएंगे सवाल को, कह रहा है कि यहाँ पर इन वस्तुओं में के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। 12 था तो इसमें 12 में हम लोग वृद्धि कर देंगे किसकी, 30% की, तो 30/100 प्लस 17, इसमें वृद्धि हो जाती है कितने की, 20 के बाद 30, नहीं, पहले 20% है तो 17 20 × 20/100 कर देंगे, और फिर अगला है आपका 17 पर होती है 30% की, तो 17 × 30/100 प्लस अगली है 3, तो 3 का कर देंगे 3 × 50/100, ये वृद्धि होती है बराबर। टोटल पर कितनी वृद्धि होगी पूछा गया कि व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। हम मान लेंगे व्यय टोटल हमारा कितना था, 32 था, तो 32 पर वृद्धि हो जाएगी 1% की, 1/100। बस इसको सॉल्व करो, तो सभी के नीचे में 100 लिखे हुए हैं, तो 100 सभी के से काट दीजिएगा, बराबर के वाले भी काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 2 24 240 ये हो जाएगा आपका, प्लस 17 3 51 510 ये हो जाएगा, प्लस 5 3 15 150 ये हो जाएगा, बराबर 32 100 हो जाएगा। इसको जा जोड़ लो आप लोग, ये 0 0 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पर, 5 6 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1 2 5 7 8 9 900 आ जाएगा, 900 बराबर आ जाएगा 32x, ये यहाँ पर वाला है 32x, 900 बराबर 32x है। अगर हम लोग x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 900/32, ये आ जाएगा 900/32। इसको देखिए हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, 4 से चला जाएगा, 4 8 32, और 4 से कटेगा, इसको 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225, 8 से भाग कर दीजिएगा, 8 दूनी 16, 4 20, 21 22 6 65, 8 8 64, 1/8, 28 सही, 1/8% ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे,
एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। अब देखो पहला कह रहा है कि एक ट्रक पहले 1 बटा 2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब 1 घंटे में पहले चलता है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हुआ जाके। अब बात कर रहा है 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में कितना चलेगा, तो 2 1 3 बटे 2 घंटे में अगर निकालें हम लोग 3/2 घंटे में निकालें तो 90 की गुणा कर देंगे 3/2 में, तो 90 गुणा 3/2, तो गुणा कर दो आप लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे इसको तो 45 यहाँ होता है 135, तो हो जाएगा 135 किलोमीटर। मतलब 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 135 किलोमीटर। अब आगे देखो, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। अब देखो टोटल दूरी कितनी है, 310 है, जिसमें से उसने कवर कितनी कर ली है, 135 कवर कर लिए, बची कितनी है 12। 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 10 से आपका 3 जाएगा 7 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 175। अब देखिएगा यहाँ पर जो दूरी है वो है आपकी 175 किलोमीटर दूरी बची हुई है और स्पीड उसकी चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो कितनी दूरी में तय कर लेगा ये निकालना है। तो 7 से काटेगा, 7 दूनी 14, 240, कितना बचा 50, 60, 70, 35, 35 बचा, लगाया पॉइंट, आज 5 बजाएगा। तो 2.5 घंटे में ये कवर करेगा। 2.5 घंटा इधर और 3.5 घंटे, 1.5 घंटा इधर, 2.5 और 1.5 जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा 4 घंटे। इसका मतलब है कि ट्रक ने 4 घंटे में दूरी तय कर ली। अगला सवाल देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए किसी काम को करने में a+b से 27 दिन ज़्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में a+b से 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो a+b उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब कभी भी ऐसा सवाल मिले तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि a+b उस काम को कितने दिन में करेंगे, अंडर रूट लगाइएगा। ए कितना दिन ज़्यादा लेता है 27 दिन, तो लिखेंगे 27। बी कितना दिन ज़्यादा लेता है 3 दिन, तो लिखेंगे 3। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 27 ने 81 को बाहर निकालेंगे 9, तो ए और बी उस काम को करेंगे 9 दिन में। क्लियर, बस इतना करना है। अगला देखो आपके सामने अगला सवाल लिखा हुआ है, ये अंडर रूट लगा हुआ है पूरे पर इस प्रकार से, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। पहला लिखा हुआ है कि 12.1 का स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी लिखते हैं, इनटू में ए माइनस बी लिखते हैं। वही यहाँ पे अप्लाई कर दो आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 12.1 प्लस 8.1 इंटू में 12.1 माइनस 8.1। क्लियर हुई, बटे में आ जाओ, भाग में ले जाओ, ये इस प्रकार से है। यहाँ पर देखो अगर हम लोग कॉमन ले लें 0.0, जो 0.0 नहीं है, 2.5 कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बचेगा 0.25 और प्लस में ये तो बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 19.95। क्लियर, जोड़ लो उसको, 18 और 12 8 20.2 हो जाएगा गुणा पर, यहाँ बचा 4 18 4 22, हाँ 18, वो 12 4 8, 12 से 8 जाएगा 4, 12 8 का 4 बचा, ठीक बटे आ जाओ। यहाँ पर आपका है 0.25 गुणे, इसको जोड़ लो, 5 5 10 का 0, हाथ से लगा 2, 1 10 11 12 का 2, हाथ से लगा 1 0 1, मतलब 20.20 ये आ गया, और इस पर लगा आपका रूट। अब आप लोग देखेंगे जो उसको मैंने सॉल्व किया है, आप लोग इतनी बात समझ गए कि ये आज से ये कैसे आ गया, कॉमन लिया 0.25, तब आपका ऊपर बचा है 0.25 प्लस 19.95। अब देखो ये एक ही चीज़ है, इसको काट दीजिएगा, ये पॉइंट हटेगा, डबल जीरो आपका ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 से काटेगा इसको, 25 51, 25 15 0 25 का 150, 16 आ जाएगा अंडर रूट, 16 का मान होता है 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अगला है कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये निकालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। 3 अंक की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, क्योंकि 99 के बाद आता है 100, और कहाँ तक जाएगी, ये 100 से स्टार्ट होने के बाद ये जाएगी आपके 999 तक। इनका सभी का योग निकालना है।
ठीक, 100 के बाद में आ जाएगी 101, फिर 102 आ जाएगी, इसी प्रकार से आपका आ जाएगा 999 तक। ठीक है, कैसे योग निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपके सामने दिया गया पहला पद। पहला पद क्या होता है? ए होता है। लिखेंगे ए बराबर 100 दिया गया है। अंतिम पद होता है ए एन। ए एन आपको दिया गया है 999। पहले हम ये निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? एन। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला होता है, पता होगा कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं? डी होता है सार अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है उसे कहते हैं डी। डी है आपका 1। सॉल्व कर लो उसको। ए एन दिया गया 999 बराबर ए का मान है 100 प्लस एन का मान आपका निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान 1 है। 999 से 100 घटा लेंगे, बराबर बचेगा आपका एन माइनस 1 का गुणा करेंगे तो एक में तो एन माइनस 1 ही रहेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 800, ये आ जाएगा आपका 899 बराबर एन माइनस 1 माइनस 1 लाएंगे, हो जाएगा 899 प्लस 1 बराबर एन, और ये हो जाएगा आपका 900। क्या हो जाएगा? 900 बराबर हो जाएगा आपका एन। एन का मान कितना हो गया? 900 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिएगा एन का मान निकाला है, कितना आया था? 900। आपको पहला पद मालूम है कितना था? 100। अंतिम पद मालूम था कितना था? 999। अब देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? योग पूछा गया है तो योगफल कैसे निकालते हैं? योगफल के लिए सिर्फ आपका एक फॉर्मूला है कि पहला पद प्लस अंतिम पद अपान में 2 कर लेंगे, इंटू एन कर देंगे, बस। हल कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस का 999 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, और गुणे में एन का मान 900 हो जाएगा। इसको आप स्वयं हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद 2 से भाग के गुणा कर लेना। ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगला सवाल भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भी हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके योगफल को ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताएं आपको। सबसे पहले ये वाली जो संख्या है उनको ही सॉल्व कर लीजिएगा, भिन्न को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो 115 लिखा हुआ है आपका, 22 लिखा हुआ है, ये प्लस के हैं तो उनको जोड़ लीजिएगा पहले। 5 2 7 2 1 3 1 137 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा ये 13 माइनस का है तो माइनस 13 कर दीजिएगा यहाँ पर, तो बचा आपका 4 2 1 124। अब एक ऑप्शन देखिएगा 124 वाला कौन सा है आपका? ये वाला दिया गया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो में अगर 124 दिया गया हो, ये भी तो हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको हल कर लेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2/3 माइनस का 1/7, क्योंकि माइनस का है वो, प्लस का 1/5, इसको हल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे तब आप आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी भिन्न आ जाएगी। लेकिन हमें जब दिया गया 124 हमारा सीधे आ रहा है, तो हमें इसकी हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 2/3 अनुपात 3/5। देखिए, पहले तो इस भिन्न के अनुपात को सिंपल बना लेंगे, तो देखिएगा इसका लासा लेंगे, 3 5 का 15 आ जाएगा, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे, और 15 से इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने पे देखो आपको क्या मिलेगा? 3 5 15 5 बच जाएगा, 5 3 15 3 बच जाएगा, 5 दूनी 10 अनुपात 9। ए बी की आयु का अनुपात जो आ जाएगा वो 10:9 आ जाएगा। आगे देखो आप लोग, आगे सवाल है कि यदि दोनों की आयु का योग 57 वर्ष है, इनकी आयु का जोड़ योग जो है वो कितना है? 57। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा योग। अगर रेशियो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 19। इसकी वैल्यू हमें दी गई 57, तो 19 3 57 होता है, तो एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। एक का वैल्यू 3 आ जाएगा। आपको निकालना है ए की आयु कितनी है? ए की आयु है 10 के रेशियो में, तो 10 3 30, तो हो जाएगी 30 वर्ष। सवाल नंबर 51 है आपका, इसको देखिएगा कि यदि 25% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? अगर देखो, हम अंकित मूल्य मान लें कि जो अंकित मूल्य उसका है वो है, अंकित मूल्य अगर हम मान लें 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये निकाल लो। और आप विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है अंकित मूल्य, तो इस पर पहले 25% की छूट दी जाती है, तो कितना जाएगा? 75% इसका। और फिर 30% की छूट दी जाती है, तो 100 में 30 घटाएंगे तो 70%। जरा इसको सॉल्व कर लो एक बार आप लोग। तो जिस ये 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 5 दूनी 10, और 5 1 5 5 25, 15 सत्ते 105/2, 105/2 रुपये आ जाएगा ये विक्रय मूल्य। इसका रेशियो पूछा गया है आपसे कि इसका रेशियो निकालना है आपको अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य है आपका 105/2, तो 105/2 करेंगे, ये वाला तो आपका ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 100 × 2/2।
105। इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो 20 25 नहीं 20 नहीं 5 से काटो, 5 20 100 और 5 21 105। 20 दूनी 40 बटे 21 मतलब 40:21 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। दिए गए दंड ग्राफ और ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों महिलाओं बच्चों का परसेंटेज दिया गया है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कॉलोनी 52 नंबर में कह रहा है कि कॉलोनी ए बी सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ए बी सी को मिलाकर महिलाओं की संख्या पूछी गई है। अब देखो महिलाएं दी गई हैं, सीधी सी लाइन वाली महिलाएं हैं। ठीक है, तो ए में कितने हैं टोटल, ए में है 1250 टोटल निवासी, जिनमें से महिलाएं कितनी हैं। अब ए देखो 36%, तो इसका 36% करेंगे बटे में करेंगे 100, ये हो जाएगा ए का। बी का निकालेंगे तो बी में है 2050 गुणे बी में कितनी महिलाएं हैं 30%, तो देखो 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 30 बटे में 100 कर लेंगे। इसी प्रकार सी का निकालेंगे, ए निकला आया ए का, ए निकला आया बी का। अब सी का निकालेंगे 1800 है तो सी ऊपर लिख लेंगे 1800 है, जिसमें से हमारा महिलाएं कितनी यहाँ पर 42%, तो 42 बटे कर देंगे 100। इन सभी को क्या करना है, पहले मान निकाल लीजिएगा इनका। ठीक है, इनका पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका गुणा भाग कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है इतना हो गया। इसके बाद देखो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, बस सॉल्व करो पहले फटाफट से एक बार। देखो 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से आपका इधर 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 0 से 0 0 कैंसिल। 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 18 चौको 72, 73 74 75, इतना हो जाएगा। ये देखिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25, 2 18 36, 18 पंचे 90 का 0 यहाँ से लगा 9, और 18 दूनी 36 और 10 46 मतलब 45 हो जाएगा यहाँ पर। और 205 क्या करेंगे 55 के 5 5 3 कम 3, तो 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 5 10 11 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 4 12 10 15 1521 आ रहा है यहाँ पर। कितना आ रहा है 15। देखिएगा फिर से एक बार ट्राई करते, कितना था 1521 आ रहा है, ये जोड़ लीजिएगा। देखिए 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 6 6 5 11 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 1 8 4 12 3 7 1 8 4 12 13 15 756। इधर ये देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है कि जब इसका 3 से गुणा किया है तो 3 15 3 दूनी 6 615 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 300 कम हो रहा है यहाँ पर, तो 300 हम जोड़ लेंगे इधर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1821। कितना जाएगा 1821 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा जो हो रही है वो कितनी 315 आ रही है, लेकिन 315 नहीं 615 होगी, ये बात है यहाँ पर। तो ये 1821 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 53 नंबर की सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या। तो इसमें क्या करना है, सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या कैसे निकालेंगे। इनकी सभी की संख्या को जोड़ लेंगे, जोड़ लो यहीं पर 0 का 0, 5 10 15 17 का 7 हाथ से लगा 1 2 1 3 8 11 12 और 8 6 18 का 8 हाथ से लगा 1 1 2 2 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 7870। औसत के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या कितनी है, 5 संख्या है तो 5 से भाग कर देंगे बस। 5 1 5 2 बचा, 5 25 3 बचा, 5 7 35 2 बचा, 5 20 1574 आ जाएगा। ठीक है, 1574 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 54 पर। इसको भी देख लेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 12,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 10,000 रुपये की धनराशि 12% की दर से साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि टी वर्ष बाद दोनों की धनराशि प्राप्त कुल ब्याज 4800 तो टी का मान। अगर देखो यहाँ पर 12,000 रुपये जो हैं वो 10% की दर पर हम मान लेंगे कि टी वर्ष के लिए निवेशित किए जाते हैं, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ये होता है ब्याज, ये मिल जाएगा ब्याज कुछ। फिर अगला है कि 10,000 रुपये 12% दर पर टी समय के लिए निवेशित किए जाते हैं, इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो इसको भाग कर दीजिएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 कैंसिल,
ये आ जाएगा आपका 1200T। ये आ जाएगा आपका 10,000 था यहाँ पर, 1200T यहाँ पर भी आ जाएगा, तो क्योंकि 10,000 रुपये लिखा हुआ है। तो 1200T मतलब क्या आ जाएगा, 2400T रुपये आ जाएगा यहाँ पर। और ये ब्याज आ जाएगा 2400T, ये बराबर है किसके, 4800 के। इसको सॉल्व कर लो आप लोग फटाफट से। 24 दूनी 48 होते हैं, तो टी का मान आ जाएगा आपका 2 बस। टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा आपका 2 बस। क्लियर। आगे देखो, एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना होगा। अब देखो, गोले की त्रिज्या 20% घटा दी जाती है। 20% मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 20×100, 1/5। गोले का आयतन क्या होता है ये भी देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। आपसे कह रहा है कि उसका आयतन कितना घटेगा, आयतन पर प्रभाव। अब देखिए, आयतन में लेना क्या है, त्रिज्या का लेना ये है कि त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, r³ है। त्रिज्या पहले कितनी थी, 5 से 1 कम कर दी, तो मतलब 5 से 4 रह जाती है त्रिज्या। 5 से 4 रह जाती है त्रिज्या, 5 से 4 मतलब 3 बार लिखनी है, क्योंकि घात 3 लिखी है। इसका गुणा कर देंगे इधर, इनका इधर कर देंगे, 125 64। तो आपको बताना है यहाँ पर कितनी कम हो जाती है। देखिए, 125 थी 64 हो जाती है, तो मतलब 125 थी और 64 हो जाती है। इसका मतलब कितनी कम हो जाती है, ये कम हो जाती है 61। कितने से, 125 से गुणा करेंगे 100। ठीक है, 25×5 125, 25×100, 4×1 4, 4×6 24, 244 बटे में करेंगे 5, 5 5×6 20, 5×8 40, 5×8 40, 48.8%। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मिनट चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मिनट नीचे फिसल जाता है, और आगे भी इसी क्रम में जारी रहे, तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखो, बंदर है, ठीक है, 12 मीटर का खंभा है, इस पर चढ़ता है उसे। तो आप देखिए, समझिएगा बात यहाँ पर। सबसे पहले जब स्टार्ट करता है तो वह पहले जाता है 1 मिनट में 2 मीटर, यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, और अगले मिनट में नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है। तो मतलब क्या है कि पहले मिनट में तो वह जाता है 2 मीटर, और दूसरे अगले मिनट में जाता है भाई 1 मीटर कम, मतलब क्या है, 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो 1 मीटर नीचे आ जाता है, ए प्लस में जाता है, ए माइनस में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वह 2 मिनट में जो है कितना जाता है, सिर्फ 1 मीटर जाता है। 2 मिनट में 1 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 10 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ गुणा कर दो आप लोग, तो हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट में वह जाएगा 10 मीटर। कितना, 10 मीटर पहुँच जाएगा। 20 मिनट में 10 मीटर, और वह 1 मिनट में जाता है 2 मीटर। तो अगले मिनट में मतलब 20 के बाद 21 में आएगा, तो 21 मिनट में वह कितना चला जाएगा, देखो 10 मीटर तो था ऑलरेडी, 2 मीटर और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12 मीटर। क्लियर हुई बात यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब की बात ये थी कि वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुँच जाएगा। तो वह खंबे के शीर्ष पर पहुँच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट में। क्लियर, क्योंकि 20 मिनट के बाद अगला मिनट आएगा 21, तो उसमें 2 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसे भी नीचे नहीं आना है अगले राउंड में, अगला राउंड लगेगा ही नहीं, तो सिर्फ 20 मिनट में वह ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं कि एक विक्रेता को ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक 7400 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। देखो, इसमें रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, रुपये अगर ना भी दिए होते तभी सवाल लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, देखो, एक पर आपको 10% का यहाँ पर फ़ायदा होता है, तो 10%, दूसरे पे हानि होती है तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 10×10/100। आप लोग ये बात जानते होंगे। ये फॉर्मूला होता है A+B+A×B/100 होता है। इससे लगा देते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का लिखेंगे, हानि हो गई तो माइनस का। निपटा देंगे इससे इसको। तो 10 से 10 गया, जी खत्म, कैंसिल। तो माइनस का बचा 1%, ये क्या हुई, हानि। माइनस का आया उत्तर तो हानि, प्लस का आया तो लाभ। लास्ट सवाल देखिएगा। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या होगी। ये पेज होते ना, तो एक तरफ दूसरी तरफ 1 2 लिखा होता है, 3 4 लिखा होता है। इस प्रकार से पूछा गया है कि 20 पेजों की एक पुस्तक है जिसका एक पन्ना गायब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, गायब हो जाना दो। पहले हम ये निकालेंगे कि 20 पन्नों का योग कितना हो जाएगा टोटल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इससे निकालेंगे योग टोटल।
तो 20 प्रश्न है, तो 20 गुणे 20 एक 21 और बटे में करेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 दशामलव 20 और 221.210। मतलब क्या है कि पन्नों का टोटल योग उसका कितना है, 210 पेज है। आपसे कह रहा है कि इसमें से अब बाकी प्रश्नों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195, मतलब एक पन्ना गायब हो गया तो योग कितना है 195। तो हम लोग क्या करेंगे कि 210 से 195 घटा दें तो हमें मिल जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेज आपका गायब हुआ है उसका जो आगे पीछे पेज से नंबर पड़े हैं उनका योग कितना है, 15 है। तो आप लोग देखिएगा आपको जो ऑप्शन देंगे इनमें से 15 किसका है, ना तो इसका है, ना तो इसका, ना तो इसका है, तो किसका है 8 7 15। मतलब उसके पेज पर पहले 7 पड़ा होगा, अगले पे 8 पड़ा होगा, तो इसकी पृष्ठ संख्या होंगे 7 8। तो इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका मैथ का जो भी आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए और आपके 3 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग चाहें तो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।